हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर इंडियन नेशनलिज्म अप टू 1916 की 4th यूनिट का टॉपिक बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पर आज हम बात करेंगे। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी कुछ चर्चा की थी, जैसा कि कांग्रेस में नरमपंथ और गरमपंथी विचारधारा के उद्भव, कारण, इनकी नीतियाँ, इनके कार्यक्रम, इनके अंदर विरोधाभास किन किन आधारों पर थे, इन सब पर आज हम बात पहले कर चुके थे। तो आज हम बंगाल विभाजन पर बात करेंगे। बंगाल विभाजन, जैसा कि हम सभी को पता है कि बंगाल के विभाजन के समय कर्जन ने कहा कि भारत का बहुत बड़ा प्रांत है और यूरोप से भी बड़ा है, इसलिए इसके संचालन में, प्रशासनिक संचालन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यह कारण देकर के बंगाल विभाजन का एक अपना औचित्य सिद्ध करने का इन्होंने प्रयास किया। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का संचालन कठिन हो गया है और कुछ सीमा तक सरकार का यह तर्क सही था, लेकिन अंग्रेज़ों की वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। उनका मुख्य उद्देश्य था कि बंगाल को कैसे दुर्बल किया जाए, क्योंकि उस समय बंगाल ही भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था और बंगाली राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना बंगाल के विभाजन के पीछे एक प्रमुख कारण अंग्रेज़ों का था। और इस तरह बंगाल विभाजन के वास्तविक आधार पर कुछ और ही था और बंगाल विभाजन के पीछे जो तर्क दिया गया वो था प्रशासनिक सहूलियत तर्क दिया गया। हालांकि 19 जुलाई 1905 को जब बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा की गई, 19 जुलाई 1905 इस तिथि को याद रखिएगा, ये कई बार आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। ये तिथि 19 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन की घोषणा के बहिष्कार का प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के द्वारा पारित किया गया। यानी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन सरकार पर इस बहिष्कार प्रस्ताव का कोई फर्क नहीं पड़ा और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया, जो आगे चल कर के 1911 को निरस्त किया गया बंगाल विभाजन। तो 16 अक्टूबर 1905 के दिन बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। इस तरह से भाषा और धर्म के आधार पर इन लोगों ने बंगाल को बांटने का प्रयास किया और इससे बंगाली भाषी बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए, क्योंकि लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ 70 लाख के आसपास थी। और पूर्वी बंगाल में असम, राजशाही, चिटगांव, ढाका, इनको शामिल किया गया और इसकी राजधानी ढाका बनाई गई और यहाँ की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा थी, जिसमें कि 2 करोड़ के आसपास मुसलमान थे और शेष हिंदू थे। तो इस तरह पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का वर्चस्व था, जबकि पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल थे और इसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई। यहाँ की पूर्व पश्चिमी बंगाल की आबादी 5.5 करोड़ के लगभग थी, जिसमें से 90 लाख लगभग मुसलमान थे और 4.5 करोड़ हिंदू थे। तो यहाँ वर्चस्व हिंदुओं का था। तो इस तरह भारतीयों को धर्म, संस्कृति अलग अलग इन आधारों पर बांट देने की कोशिश की गई, जिससे वे एक स्वर में आवाज़ न उठा पाएँ। और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया इस बंगाल विभाजन की घोषणा के कारण। इस तरह से बंगाल विभाजन के निर्णय से ये स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए ये मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहते हैं और इस तरह गरमपंथी कार्यक्रम का जो वास्तविक क्रियान्वयन है वो बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन के मध्य हुआ। लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन कर एक व्यापक जन असंतोष को बल दिया, लोगों के अंदर गुस्से को उसने पैदा करने का काम किया और पश्चिम बंगाल में बंगाल के एक भाग के साथ उड़ीसा और बंगाल को भी शामिल कर दिया था। और जैसा कि अभी मैंने बताया, पूर्वी बंगाल में ढाका, राजशाही, चटगांव के क्षेत्र शामिल थे। यद्यपि ये विभाजन है, घोषित रूप से कर्जन ने बंगाल के विभाजन का कारण जो प्रशासनिक सहूलियत बताया था, उसका मानना था कि बंगाल का आकार इतना ज़्यादा बड़ा है कि प्रशासनिक संचालन में कठिनाई हो रही है, लेकिन वास्तविक उद्देश्य उसका भारत में मुस्लिम जनसंख्या को राष्ट्रीय आंदोलन से बाहर खींचकर राष्ट्रीय आंदोलन की धार को कम करना था। हालांकि लॉर्ड कर्जन को खुद ये अनुमान नहीं था कि बंगाल विभाजन इतना व्यापक और उग्र रूप ले लेगा और बंगाल विभाजन का प्रतिरोध इतना उग्र
एक स्वर को जन्म देगा कि बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी आंदोलन ही प्रारंभ हो जाएगा, जो आगे चल कर के ब्रिटिश सरकार की अर्थव्यवस्था या उसकी जो बैकबोन है एक तरह से अर्थव्यवस्था भारत में जो आर्थिक हित है उस पर ही प्रहार करेगा। तो इस तरह 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का क्रियान्वयन हुआ और बंगाल में राष्ट्रवादियों ने एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और स्वदेशी आंदोलन के मध्य बंगाल की राजनीति में अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां देखेंगे, पैटर्न देखेंगे कि किस प्रकार से स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा या स्वदेशी उद्योगों की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना, इन सारे रचनात्मक कार्यक्रमों को अपनाया जा रहा है, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर, अश्विनी कुमार दत्त, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, ये सभी गर्मपंथी राजनीति पर बल दे रहे थे उस समय। तो दूसरी तरफ बारेंद्र कुमार घोष हैं जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दे रहे थे, जो आगे चल कर के आप देखेंगे जो गर्मपंथ राजनीति या विचारधारा से भी 2 कदम आगे जाकर बम और पिस्तौल की राजनीति पर बल देते हैं, जिनका मानना है क्रांति और हिंसा के सहारे ही ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ेगी या ब्रिटिश सरकार के अंदर डर पैदा किया जा सकता है। तो इस तरह स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत तमाम तरह के स्वदेशी कार्यक्रम अपनाए गए, जिन पर हमने पहले ही बात की है। और इसी स्वदेशी आंदोलन के मध्य ही हमने पहले चर्चा की थी कि उदारवादी और गर्मपंथी नेताओं के बीच मतभेद जो उभर करके सामने आए थे, जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध के फलस्वरूप चलाया गया, इसको किस प्रकार से चलाना है, पूरे भारत में या बंगाल में लागू करना है, इसी बात की खींचतान को लेकर के तनाव उभरने लगा कांग्रेस में और कांग्रेस पर वर्चस्व की प्रक्रिया तेज हो गई। उदारवादियों का मानना था कि बंगाल का विभाजन केवल बंगाल की समस्या है, तो स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित होना चाहिए, जबकि गर्मपंथियों का मानना था कि बंगाल विभाजन की समस्या को ये पूरे भारत की समस्या मानते थे कि पूरे भारत पर राष्ट्रवाद पर प्रहार है और इसका विस्तार संपूर्ण देश में होना चाहिए। ये जो स्वदेशी आंदोलन के जो कार्यक्रम हैं, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि, और उदारवादी जो है बहिष्कार की नीति को केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि जो गर्मपंथी हैं इसको अन्य क्षेत्रों में भी लागू करना चाहते थे। वो चाहते थे कि केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ना हो, बल्कि विदेशी विचार, विदेशी उद्योग, विदेशी शिक्षा, इन सब का बहिष्कार करके इसके विकल्प के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय उद्योग, इन सब की व्यवस्था की जाए। इसी पृष्ठभूमि में बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी का मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस के अंदर बढ़ते तनाव ने कांग्रेस में विभाजन की स्थिति को पैदा कर दिया। जब गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों के विचारधाराओं में मतभेद खुलकर सामने आए, दोनों की विचारधाराओं वाले लोग कांग्रेस में अपने अपने वर्चस्व की स्थापना का प्रयास करने लगे। इसी बीच 1906 में कलकत्ता में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें गर्मपंथियों का बहुत अधिक दबाव देखा गया और गर्मपंथियों ने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में बाल गंगाधर तिलक का नाम प्रस्तावित किया। लेकिन यहाँ पर गोखले गुट है, जो गोखले का जो गुट है कांग्रेस के अंदर नरमपंथियों के अंतर्गत, वो दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्तावित कर देते हैं और दादा भाई नौरोजी का कद, उनकी प्रतिष्ठा इतना ज़्यादा बड़ा था कांग्रेस के अंदर कि उसको उनकी उम्मीदवारी को गर्मपंथी खारिज नहीं कर पाए। दादा भाई नौरोजी का जो कद है, उनका सम्मान है, वो लगभग गर्मपंथी नरमपंथी दोनों के बीच में सम्मानित थे और जैसा कि हम जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो उनको उम्मीदवारी को गर्मपंथी खारिज नहीं कर पाए और इस तरह 1906 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। हालांकि गर्मपंथियों का दबाव काफ़ी ज़्यादा था अपने अध्यक्ष को चुनने के लिए तिलक के रूप में, लेकिन नौरोजी के नाम पर मुहर लगने के बाद गर्मपंथियों के दबाव में कांग्रेस को स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे ये 4 भारी भरकम जो प्रस्ताव हैं और इसको भी पूरे भारत में लागू करने के संदर्भ में ये प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ गया। और जब कलकत्ता अधिवेशन से नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद गर्मपंथी नेता लौट रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी अपमानित भी महसूस किया। हालांकि उनके स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे प्रस्ताव को मानना पड़ा कांग्रेस को, लेकिन तिलक की उम्मीदवारी को खारिज करके नौरोजी को अध्यक्ष बना दिए जाने से ये इन्होंने अपने आप को अपमानित भी महसूस किया और
अगले अधिवेशन में अब इन्होंने अपने गर्मपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की ठानी और 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होना तय किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि नागपुर गर्मपंथियों का गढ़ था। नागपुर में गर्मपंथी विचारधारा काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर लोगों के अंदर व्याप्त थी और ऐसे में नागपुर में गर्मपंथियों का ये गढ़ है। तो ऐसे में गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन का स्थान नागपुर के स्थान पर सूरत में बदल दिया, सूरत में चेंज कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि गोखले को इस बात की आशंका थी कि 1906 की परिस्थितियां 1907 में भी नागपुर में न दोहराई जाएं। उनको इस प्रकार का अंदेशा था कि 1906 में गर्मपंथी तिलक को कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बना पाए और अपने सभी कार्यक्रमों को पारित नहीं करवा पाए, तो 1907 में वो पूरा प्रयास करेंगे। तो उस समय उग्रपंथी या गर्मपंथियों में यह अफवाह भी जोरों पर थी कि गर्मपंथियों ने कलकत्ता अधिवेशन में जो रियायतें प्राप्त की हैं, जैसा कि स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, इसको नरमपंथी सूरत अधिवेशन में समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि उस वक्त दबाववश उन्होंने मान लिया। लेकिन अब ये 1907 के अधिवेशन में ये कांग्रेस के अंदर इसको समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। इस प्रकार का एक अफवाह गर्मपंथियों के बीच फैल गई। इसलिए भी अब गर्मपंथी प्रत्येक स्थिति में अपने ही विचारधारा वाले व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना चाह रहे थे। अब जब 1907 में सूरत में सब इकट्ठा हुए कांग्रेस के सभी लोग और वहाँ पर फिर से गर्मपंथियों की तरफ से तिलक का नाम प्रस्तावित किया गया, लेकिन यहाँ पर भी नरमपंथियों की तरफ से एक उदारवादी नेता रास बिहारी घोष का नाम मनोनीत किया गया। यानी यहाँ पर भी उनके नाम पर मुहर नहीं लग पाई। जैसा कि 1906 में तिलक को जब नहीं बना पाए ये अध्यक्ष, तो 1907 में इन्होंने तिलक को अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया। गर्मपंथियों ने इनका नाम आगे किया अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन तिलक के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। तो दूसरा नाम इन्होंने लाला लाजपत राय का पेश किया। ये कई बार सिविल्स और नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1907 के अधिवेशन में पहला नाम गर्मपंथियों की तरफ से तिलक का रखा गया अध्यक्ष के लिए, लेकिन सहमति ना बन पाने पर इन्होंने लाला लाजपत राय को भी विकल्प के तौर पर नाम इनका रखा। लेकिन लाला लाजपत राय के नाम पर भी सभी लोग सहमत नहीं हो पाए। नरमपंथियों ने इसका भी विरोध किया और अंततः उदारवादी नेता रास बिहारी घोष का नाम मनोनीत किया गया। और रास बिहारी घोष को जैसे ही अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम डिक्लेयर किया गया, घोषणा की गई, कहा जाता है कि कांग्रेस के पंडाल में एक प्रकार का लड़ाई झगड़े का माहौल हो गया, मारपीट शुरू हो गई और इसकी परिणति 1907 के सूरत विभाजन के तौर पर हुई। सूरत विभाजन को भारत के राष्ट्रवादी इतिहास में कांग्रेस के विभाजन के तौर पर देखा जाता है। और ऐसे में ये जो सूरत विभाजन हुआ, ये बड़ी ही एक दुखद घटना हुई, जिससे ये गर्मपंथी और नरमपंथी उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन की जो सम्मिलित ताकत थे वो एक तरह से बट गए और गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। और इसके बाद नरमपंथियों ने कांग्रेस का एक अलग संविधान तय किया, उसकी सदस्यता के लिए नियम कड़े कर दिए, जिससे कि किसी को भी आराम से सदस्यता कांग्रेस की हासिल ना होने पाए। और उग्रपंथी जैसे ही बाहर गए, उग्रपंथियों के बाहर जाने के बाद ब्रिटिश सरकार के लिए अब गर्मपंथियों का दमन करना आसान हो गया था। गर्मपंथियों का दमन ब्रिटिश सरकार इसलिए भी करना चाह रही है क्योंकि इनकी विचारधारा से प्रेरित होकर के युवा वर्ग हिंसा करने पर उतारू हो रहा था। जैसा कि हमने कहा कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि नरमपंथी याचिका, प्रतिनिधिमंडल भेजना, रिमाइंडर्स भेजना, ये सारी तरीक़ों पर वो विश्वास करते थे। हालांकि गर्मपंथी भी हिंसा का सहारा नहीं लेते थे, उन्होंने कलम को अपना सहारा बनाया और उग्र रूप से या काफ़ी घोर आलोचनाएं करनी शुरू की, कड़ी आलोचनाएं शुरू की ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज़ की। उस समय के वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस के जो समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थी, उसमें लिखना शुरू किया, देशी भाषाओं के समाचार पत्र पत्रिकाओं में। लेकिन इन उग्र विचारों को पढ़ करके युवा वर्ग हिंसा पर उतारू होने लगा। इस वजह से गर्मपंथी नेताओं को हिंसा का जिम्मेदार मान करके उनकी धरपकड़ तेज हो गई, उनको पकड़ने का प्रयास किया जाने लगा। तो इस तरह से अब ब्रिटिश सरकार ने जब देखा कि नरमपंथियों का हाथ गर्मपंथियों के ऊपर से हट गया, उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है, अब इनको बचाने के लिए कोई भी संवैधानिक तरीक़ों का सहारा की बात करने वाले नरमपंथी अब नहीं हैं और ना ही इनको ये बचाने आएंगे। तो सरकार ने अब इनके लिए सप्रेशन
या नेगोशिएशन और अपरूटेड की नीति अपनाई, यानी दमन, समझौता और उन्मूलन की। दमन की नीति गर्मपंथियों में दहशत फैलाने के लिए उन्होंने अपनाई और उनका दमन करना शुरू किया, पकड़ के जेलों में डालना शुरू किया गर्मपंथी नेताओं को। और समझौते की नीति इन्होंने नरमपंथियों के साथ अपनानी शुरू की, जैसे कि तमाम तरह की रियायतें दे करके, परिषदों में, विधानमंडलों में नरमपंथियों को कुछ स्थान दे करके। और इसके अलावा जो उन्मूलन की स्थिति है, जैसे ही गर्मपंथ नरमपंथ अलग हो गए, गर्मपंथियों का उन्मूलन उनके नेताओं को जेल में डाल देने के साथ साथ उनको भयानक यातनाएं भी दी गई, जिससे आगे चल कर के वो सर न उठाने पाएँ। इस तरह इस नीति का जो मूल मकसद था वो था कि नरमपंथियों को अलग थलग करना, और जैसे ही नरमपंथी अलग हो जाएं तो गर्मपंथियों का उन्मूलन कर दिया जाए। और सरकार ने अपनी इस नई नीति के तहत 1906 में जब बंगाल आंदोलन जोरों पर था तो नरमपंथियों के सामने तमाम तरह के वैधानिक सुधारों का प्रस्ताव किया, तमाम तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की, और नरमपंथी सरकार की इस चाल में भी फंस गए और बातचीत करने के लिए राजी हो गए, जबकि गर्मपंथी ये नहीं चाहते थे। लेकिन अब जबकि सूरत विभाजन हो गया है तो ऐसे में राष्ट्रवादी नेताओं में फूट पड़ गई, तो परंतु फिर भी दोनों एकजुट होकर के बंगाल के आंदोलन में लड़ रहे थे। लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथी गर्मपंथियों के बीच जब मतभेद उभर करके सामने आए और 1907 में जब स्थिति विस्फोटक हो गई और सूरत का जो विभाजन हुआ, तो इसके बाद सरकार के लिए ये स्थिति काफ़ी अनुकूल बन गई। तो इस तरह 1906 से 1907 तक इस पूरे एक साल के दौरान गर्मपंथी नरमपंथी के बीच में काफ़ी शत्रुता, तनाव की स्थिति बहुत बढ़ती रही। और ये ब्रिटिश सरकार नरमपंथी गर्मपंथी गुटों में जो फूट डालकर कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को इनएक्टिव कर दिया, निष्क्रिय करने में सफल हो गई। तो यहाँ पर मूल प्रश्न उठता है कि सूरत विभाजन है या जो कांग्रेस का विभाजन हुआ, इसके लिए उत्तरदायी कौन था, इसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए। ये सभी जब घटनाओं का हम विश्लेषण करेंगे तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों की इमेच्योरिटी या दोनों के गलत पॉइंट ऑफ व्यू के कारण हुआ। दोनों ने परिस्थितियों को गलत दृष्टिकोण से देखा और समझ नहीं पाए। गर्मपंथी और नरमपंथी यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों सरकार की जो सप्रेशन और नेगोशिएशन और अपरूटेड की जो उनकी पॉलिसी थी उसको समझने में असफल हो गए। गरम दल वाले ये समझते थे कि बंगाल आंदोलन से आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है और जनता जागरूक हो गई है। गरम दल वालों का मानना था कि स्वदेशी मूवमेंट को पूरे भारत में अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो ये आज़ादी की लड़ाई ये हो गई और यही समय है कि बंगाल आंदोलन को देश के बाकी हिस्सों में फैला दिया जाए। और गरम दल वाले मानते थे कि आंदोलन में नरमपंथी सबसे बड़ी बाधा अब हमारे लिए है और नरमपंथी बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। तो इस तरह गर्मपंथी विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ किसी भी तरह का सहयोग ना किया जाए, जबकि नरमपंथी नेता सरकार के साथ समझौते के लिए अब उत्सुक हो गए थे। सरकार के साथ प्रशासन में हिस्सेदारी करके नरमपंथियों का सपना पूरा होने जा रहा था और सरकार वैसे भी संवैधानिक सुधारों के लिए बात उनसे कर ही रही थी। तो इस तरह नरमपंथियों को लगा कि अब गर्मपंथियों के साथ रहना खतरनाक है और इनसे पीछा छुड़ा लिया जाए जितनी जल्दी हो सके। और कांग्रेस के दोनों गुट ये नहीं समझ पाए कि सरकार अगर उनसे बातचीत करने के लिए आज राज़ी है, संवैधानिक सुधारों को चारा फेंक रही है, वो उनकी अपनी शक्ति के कारण नहीं बल्कि सरकार गरम दल के आंदोलनों से भी डरी हुई है, इसलिए नरम दल को समझौते के लिए बुला रही है। और गरम दल वालों को भी ये समझना चाहिए था कि देश अभी आज़ादी के लिए तैयार नहीं है और जब तक नरमपंथी उनके साथ हैं तभी तक वो सड़क पर आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनकी ताकत इतनी नहीं बढ़ी है कि वो पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष कर सके। और इस तरह से सूरत विभाजन के बाद सरकार गर्मपंथियों पर बड़े पैमाने पर दमनात्मक कार्रवाई करके आंदोलन को दबाने में सफल रही और गर्मपंथियों को जेल में डाल दिया गया और दूसरी तरफ नरमपंथी भी निष्क्रिय होकर अपने घरों में पड़े रह गए, क्योंकि जहां गर्मपंथ शांत हुए सरकार ने या अंडरग्राउंड हो गए, उनको जेलों में डाल दिया गया। सरकार ने नरमपंथियों से भी बातचीत करना बंद कर दिया। एक प्रकार से नरमपंथियों के हाथ में कुछ भी नहीं आया और ये जो है जनता ब्रिटिश सरकार की चाल सफल भी हो गई। और इसी दौरान हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब दमन किया गया तो नरमपंथियों के पीछे हटते ही लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, अश्विनी कुमार दत्ता ये सभी को निर्वासित कर दिया गया। तो कुछ नेता फरार हो गए,
विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष को सक्रिय राजनीति से संन्यास इन्होंने ले लिया, सरकार ने इतना प्रताड़ित किया या इनके साथ किस प्रकार का सलूक किया कि इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, वीसी पाल ने और अरविंद घोष ने। और बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल दे दी गई और मांडले में चले गए। तो इस तरह जो नेता हैं, राष्ट्रवादी नेता, उग्रपंथी नेता, वो जेल में डाल दिए गए। नरमपंथी तो पहले से ही निष्क्रिय होकर के घरों में पड़े थे। और इस तरह सरकार ने गर्मपंथियों को दबाने के बाद नरमपंथियों से भी बातचीत करना बंद कर दिया। और ऐसे में जब नेता गायब हो गए, जनता भ्रमित हो चुकी है, असहाय है, एक प्रकार का वैक्यूम, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक निर्वात शून्य की स्थिति। ऐसे में साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य और भी आक्रामक हो गया राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने के लिए। अब इसी सारी परिस्थितियों में जब नेता गायब है, जनता असहाय है, भ्रमित है, कोई भी उनको नेतृत्व देने वाला नहीं है, तब इसके परिणाम स्वरूप इस वैक्यूम को भरने का काम किया फर्स्ट फेज़ के रिवॉल्यूशनरी जो उस समय की जो गतिविधियाँ हुई, जिसको पहले चरण का आतंकवाद नाम दिया गया या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। या इसी परिस्थिति में पहले चरण का राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती, जिसमें हम गदर पार्टी, इंडिया हाउस को हम पढ़ेंगे।